नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी सुजीत की है, जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। ये घटना 2010 की है। सुजीत एक फैक्ट्री में काम करते थे, एक्सपोर्ट फैक्ट्री में, जो कि कपड़ा बनाया करती थी, बाहर विदेश भेजा करती थी। उसमें उन्होंने लगभग 3 साल तक काम किया। अच्छा खासा उनका अनुभव हो चुका था। अब उनका एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त। अब बोलने लगा कि सुजीत, हम दोनों मिलकर क्यों ना एक छोटा सा फैक्ट्री स्टार्ट किया जाए। अब तो तुम भी इस लाइन में सब कुछ सीख चुके हो। अब मैं तो तुमसे ज़्यादा सीख चुका हूं, मेरे को तो 5 साल हो चुका है। इस लाइन में बहुत पैसा है, इस काम में बहुत पैसा है। अगर तुम आधा पैसा लगाओ और आधा पैसा मैं लगाता हूं, अब फिर अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। सुजीत के पास इतना पैसा था नहीं, लेकिन संजोग से उनके जो पिता थे, जो कि सरकारी जॉब में थे, वो रिटायरमेंट आए थे और अपने पिता से वो राय लिए। पिता उनको समझाते रहे कि देखो, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, अपना काम तो अपना ही होता है, लेकिन सुजीत बेटा, तुम साझे में मत काम करो। साझे का काम ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, चाहे अपना ही खून क्यों ना हो। वो बातें हर एक चीज समझा रहे थे साझे के काम के बारे में। लेकिन सुजीत जो थे, अपने दोस्त पर बहुत विश्वास करते थे। एक तरह से उनका जिगरी दोस्त ही था। और वो अपने पापा को समझा रहे थे कि पापा, जो मेरा दोस्त है वो तो मेरा जिगरी है, और वो जो भी काम करेगा मेरे फायदे के लिए करेगा, और उसमें कहीं शंका गुंजाइश कहाँ रह जाती है। लेकिन पापा कहते रहे, बेटा, पैसा ऐसा चीज है जो आगे चल कर के ना जाने क्या क्या करा दे। अब तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन बेटा देख, अगले साल तेरी बहन की शादी है, आइए मैं पैसा तुमसे वापस लूंगा। मुझे जो शादी है अपनी बिटिया की, अब वो धूमधाम से करनी है। आप सुजीत तैयार हो गए कि हाँ पापा, मेरा दोस्त कह रहा था कि 3-4 ऑर्डर हम भेज देंगे तो उतना पैसा तो हम कमा ही लेंगे, वो पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। बात अब जम चुकी थी। अब सुजीत जो भी रिटायरमेंट का पैसा, जितने लाख मिला था, वो अपने पापा से ले लिए। और उधर उनका दोस्त जो था वो भी पैसा लगाया। कितना लगाया ये तो सुजीत बता नहीं सकते, क्योंकि सारा जो ऑफिस का काम था, क्योंकि उनका दोस्त ज्यादा पढ़ा लिखा था और जो सुजीत थे वो कम पढ़े लिखे थे। वो सिर्फ फैक्ट्री जब स्टार्ट हो गई तो फैक्ट्री का काम संभाल लिए थे। जो कारीगर थे उनको देखना, उनको क्या जरूरत है, अब उस काम में लगे रहते थे। फैक्ट्री में अपना जो काम था उसको सही ढंग से चलाने में। और जो उनका दोस्त था, ऑर्डर कहाँ से आया, ऑर्डर कहाँ से लेना है, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट कहाँ से लेना है, सब काम वो देखता था। एक तरह का जो ऑफिस का इंचार्ज था, उनका दोस्त था। अब बहुत सारा इन्होंने काम किया, 1.5 साल तक काम किए और पैसा भी आया, पैसा फिर लगा भी। अब एक तरह से इनका काम काफी बढ़ चुका था, आमदनी होने लगी थी। अब जो सुजीत थे, अपना एक घर भी खरीदे हरियाणा के एक शहर में, जहां ये फैक्ट्री लगी थी। अब फैक्ट्री जो थी वो थी किराए की। हर महीने फैक्ट्री का किराया दिया जाता था, बिजली का बिल भरा जाता था। और सुजीत खुद का अपना घर ले लिए थे 1.5 साल के अंदर में। और वो जो पापा का पैसा था, अभी वही पैसा घूम रहा था, अभी पैसा वो वापस नहीं आया था। और सुजीत कई बार अपने दोस्त को बोल चुके थे कि देखो, मेरी बहन की शादी है, अब मैंने
पापा से वादा किया था कि साल भर के अंदर पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मेरे दोस्त, मेरे पैसे को आप तुम रिटर्न करो। अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है, अब तो ज़्यादा ही पैसे आ रहा होगा। क्योंकि सुजीत हिसाब किताब तो देखते नहीं थे, ना उनको ज़्यादा आता था, सारा दोस्त ही करता था। अब दोस्त उनको झांसे देने लगा कि हाँ रुक जाओ, एक आध महीना रुक जाओ, एक बड़ी पेमेंट फंसी हुई है और वो जैसे ही आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी और मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा, फिर हम लोग राजी करेंगे। अब झांसे में जो सुजीत थे वो पड़े रहे और उधर पापा का फोन आता था कि बेटा हमने शादी तय कर दिया है, पैसे अब हमारा पैसा वापस करो और तुम्हें भी शादी में आना है, तुम्हारे दोस्त को भी आना है, लेकिन पैसा जब दोगे तभी तो मैं सारा तैयारी करूंगा। उनका भी कहना बिल्कुल ठीक था। इधर सुजीत जब पापा का फोन आता तो अपने दोस्त के पास पहुंचते कि भाई अब पापा का फोन आ चुका है, अब तो मेरा पैसा वापस करो। लेकिन दोस्त वही झांसा देता रहा कि देखो जो सारा पैसा है एक काम में फंसा हुआ है, पेमेंट रुका हुआ है, जैसे ही पेमेंट आता है तो हम उस पेमेंट से तुम्हारा पैसा निकाल करके दे देंगे, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा आ चुका है। अब सुजीत चुप रह जाते, पापा को बोलते कि थोड़ा दिन अभी रुक जाइए, पेमेंट हमारा फंसा हुआ है, जैसे पेमेंट आता है आप फिर हम देते हैं आपको पैसे, इसके बाद हम भी आएंगे, मेरा दोस्त भी आएगा शादी के टाइम में। पापा भी भोले भाले थे, अब वो सुजीत की जैसा बोलता था बात में मान लेते थे। लेकिन ले दे करके जो सुजीत का दोस्त था अब इनके साथ तो चीटी कर रहा था। पेमेंट ना जाने कब का आ चुका था, पेमेंट को डकार चुका था। अब तो ऐसी हालात उस दोस्त ने कर दिया, जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे और उनका सैलरी भी नहीं दे रहा था। बस बहाना मारता कि वो पेमेंट फंसा हुआ है, मोटा पेमेंट, जैसे ही आएगा हम क्लियर करेंगे। अब जहां से कपड़े आते थे, धागा आता था, सारा मटेरियल आता था, अब उनका भी बहुत सारा पेमेंट अब रुका हुआ था। अब तो वो अगला माल दे के राजी नहीं थे। और उधर जो कारीगर थे अब सुजीत के ऊपर में अब बोल रहे थे कि भाई मालिक तो आप भी हो, पैसा हमें दिलवाओ, सैलरी दिलवाओ, और उन्होंने अब काम रोक दिया। अब सुजीत परेशान अपने दोस्त के पास, दोस्त जो था जो फैक्ट्री में आके बैठता था, और वो फैक्ट्री आना ही छोड़ दिया। इसके बाद सुजीत अब पीछे पीछे भागने लगे। दोस्त कहता कि देखो मैं उसी काम में लगा हूं, मामला विदेश का है, हम जो कपड़ा भेजे हैं सब कुछ विदेशी जाता है, आपको पता ही है। अब वहां पर पेमेंट फंसा हुआ है, अब मैं इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो मुझे ही अब विदेश जाना पड़ेगा उस पेमेंट को लाने के लिए। अब सुजीत अपने दिल पर पत्थर रख करके अब अपने दोस्त को बात अब मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। अब फिर उनका दोस्त बोला, उसका भी अपना घर था। सुजीत बताते हैं कि उसका तो पहले से अपना घर था, जहां सुजीत का कॉलोनी था, और उसे 2 किलोमीटर दूर उसका भी अपना घर था। अब वो दोस्त सुजीत को झांसा दिया कि मैं अब जा रहा हूं विदेश और पेमेंट लेके आऊंगा। उसके बाद वो जो दोस्त था अपने घर में ताला बंद किया, क्योंकि उसकी भी शादी वादी तो हुई नहीं थी, वो भी रहने वाला उत्तर प्रदेश का, अब वो भी पड़ोसी था सुजीत का, इसलिए दोस्त बने हुए थे। और एक तरह से गायब भी हो गया सुजीत, एकदम परेशान। अब फैक्ट्री में जाते तो कारीगर उनको घेर लेते, भाई हमारी सैलरी दिलवाओ। और उधर जो बकाया रकम जिसकी बाकी था, कपड़ों का, धागे का और मटेरियल का, वो भी अपना आ जाते, भाई हमारा पेमेंट करवाओ। सुजीत बुरी तरह से फंस चुके थे। उधर पापा का भी फोन आता, पापा कहते बेटा पैसा कहाँ है, कब तक हम रुके रहेंगे, शादी की तैयारी करनी है, पैसा नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। सुजीत समझाते कि देखो पापा मेरा दोस्त विदेश चला गया है पैसा लेने के लिए, और जैसे ही आएगा हम आ जाएंगे पैसा लेकर के, अब तो हमारा पैसे की वजह से काम भी रुका हुआ है। पापा का दिल में खटका तो पहले से ही था, और वो बोली पड़े सुजीत से, सुजीत जैसा तुम बता रहे हो ना, मुझे डाउट है,
अब वो पैसा मुझे नहीं लग पा रहा कि मिल पाएगा। लेकिन सुजीत पापा को भरोसा देते थे कि नहीं पापा, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो जरूर पैसा देगा। अब सुजीत बड़े परेशान, दोस्त विदेश चला गया। अब अपने घर में अभी उनका जो सुजीत का था उनका भी शादी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी बहन की शादी के बाद इनका नंबर आना था। अब तो फैक्ट्री में जाते नहीं, फैक्ट्री का किराया भी चढ़ चुका था, फैक्ट्री का किराया भी देना था, बिजली का बिल देना था, सारा खर्चे ही खर्चे था। और पैसे के नाम पर अब सुजीत के पास 1 रुपया भी नहीं था। अब ऐसा उनका हालत हो गया था कि पेट्रोल जो बाइक में डालना था वो भी अब अपने यार दोस्तों से मांग मांग करके काम चलाने लगे। फैक्ट्री जाते नहीं थे डर से कि वहां पहुंचते ही कारीगर आ जाते थे। अब बड़ी इनकी हालत खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति अब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। डर के मारे अपने पापा को सही बात नहीं बताते थे। हाँ, बताते कैसे, दोस्त ने भरोसा दे रखा था, विदेश गया है, लौट के आएगा तो पैसा लेके ही आएगा। इनके मन में बस यही चल रहा था कि मेरा दोस्त कभी धोखा नहीं देगा। अब जो सुजीत थे एक तरह से अपने घर में कैद होकर रह गए थे। महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, दोस्त का कहीं अता पता नहीं। वो जो फोन नंबर था जिससे फोन से बातचीत होती थी वो भी नॉट रीचेबल, अब एक तरह से बंद ही हो चुका था। आज सही में जब फोन बंद था तो समझ में आया कि विदेश में अब यहाँ का नंबर तो चलता नहीं है। अब जितना पढ़े लिखे थे उतना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त को तो फोन करना चाहिए था ना, उधर से तो फोन करना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब बुरी हालत में आ चुके थे। घर से निकलते टाइम डरते थे कि रास्ते में कोई मांगने वाला तो नहीं मिल जाएगा, कारीगर जो हमारी फैक्ट्री के हैं कहीं रास्ते में ना मिल जाए, माल वाला ना मिल जाए। अब इस डर से दिन के टाइम में तो निकलना ही छोड़ दिए थे। अब इसी चक्कर में नशे का आदी भी हो गए। शाम के टाइम दारू की बोतल लेके आ जाते, पी करके गम भुलाने की कोशिश करते। अब कभी वो मंदिर में जाया नहीं करते थे, भगवान को मानते जरूर थे लेकिन मंदिर में माथा टेकते नहीं थे कि चलो अभी मेरी उम्र क्या है, पूजा पाठ का एक टाइम होता है, जब 50-60 का हो जाऊंगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगा। लेकिन इस घटना के बाद से उनका जो दिमाग था वो भी बदल चुका था। उनको लगा कि हमारे साथ में कोई ग्रह का खेल चल रहा है, कोई ग्रह खराब है। पंडितों से अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा ग्रह ही खराब चल रहा है, इसके पूजा पाठ करनी पड़ेगी। लेकिन अब मंदिर मंदिर भटकने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरा जो जमा पूंजी है कम से कम वो तो लौटा दो आप, मेरी बहन की शादी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही प्रार्थना करते रहते थे मंदिर मंदिर जा जा करके। लेकिन भगवान भी तो नहीं सुन रहे थे, सुजीत को परेशान ही परेशान रहते थे। अब उसी चक्कर में दारू का लत लग गई। अब करे तो क्या करे, घर में शाम के टाइम अब दारू पीते और बैठे रहते। अब काम ही क्या उनके पास में बचा हुआ था। कर्जे भी अब दोस्तों से लेके चल रहे थे, जो पैसा था उनके पास में था नहीं। अब एक तरह से बिना पैसे के हो चुके थे, कर्जा भी काफी चढ़ा हुआ था। अब गुस्सा आने लगा था सुजीत को। दोस्त को लगा कि इतना लंबा चला गया है, अभी तक कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, तो कहां होगा, क्या हुआ उसके साथ में। लेकिन ये अभी तक नहीं जान पाए थे कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है, वो सारा पैसा हजम कर लिया है, ये इनको पता ही नहीं था। अब शाम के टाइम में अब अपना बाइक लेकर के अब निकले, वो अपने दोस्त के घर जा रहे थे। दिन में तो डर लग रहा था कि कोई मांगने वाले रास्ते में ना मिल जाए, इसलिए 9 बजे के बाद ही जब पूरा अंधेरा हो गया तब बाइक पर निकले। घर पर गए तो देख करके हैरान थे कि वो घर में लाइट चल रहा था, जबकि उस घर में अब कोई रहता नहीं था। आखिरकार जब दिल उनका उछलने लगा, रही मेरा दोस्त आ गया क्या, घर के अंदर लाइट चल रही है। क्योंकि कई बार आए थे तो घर बिल्कुल अंधेरे में पड़ा हुआ था, ताला बंद था।
लेकिन जब इस बार पहुंचे तो घर के अंदर में लाइट जल रहा था। अब खुश हो गए थे। सुजीत जो थे बड़े खुश हो गए, अरे मेरा दोस्त आ गया, अब तो मेरा काम बन जाएगा। दरवाजे पहुंचे तो वास्तव में ताला खुला हुआ है। अब दरवाजा पीटने लगे, अपने दोस्त का नाम पुकारने लगे, दोस्त मैं हूं, दरवाजा खोलो दोस्त। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है। जब देखते हैं तो वहां तो दोस्त है ही नहीं, वहां तो कोई अनजान एक महिला, एक पुरुष जिसको कभी जानते तक नहीं थे। अब हक्के बक्के रह गए सुजीत कि आखिर ये लोग कौन हैं और हमारे दोस्त के घर में क्या कर रहे हैं। सुजीत उनसे बात करने लगे कि तो मेरा दोस्त का घर है, क्या आप उनके रिश्तेदार हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिश्तेदार नहीं हैं, हमने इस घर को खरीद लिया है, अब ये हमारा घर है। अब तो जैसे बिजली गिर पड़ी सुजीत के ऊपर में। अब कहने लगे आपने कब खरीदा? तब बोले कि अभी 10 दिन तो हुआ। अब सुजीत का पूरा बदन कांपने लगा, अब लगा कि वो बेहोश होकर गिर जाएंगे। इसका मतलब मेरा दोस्त इसी शहर में है, अब मेरे से झूठ बोला है कि मैं विदेश गया हूं पैसा लेने के लिए। सुजीत को जैसे होश ही नहीं रहा। वो सब बात सुनकर के अब मन एकदम व्यग्र हो उठा। ये तो मेरे दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। पापा की कही बातें सब याद आने लगी। अब मन तो बेचैन था ही। अब रास्ते पर चल पड़े, घर के रास्ते पर। रास्ते में अब दारू के ठेके से दारू ले लिया। मन इतना बेचैन था कि अपने आप को संभालने के लिए अब दारू की जरूरत थी। अब दारू पीने के लिए जगह ढूंढने लगे। रास्ते में ही बीच रास्ते पर अब एक जगह पर लाइट जलती हुई दिखी, वहां पर पानी भी था। अब वहां पर बैठ करके उसी पास में, नल के पास में, अब वो अपना दारू पीने लगे। अब जो अपना गम था मिटाना चाहते थे दारू पी करके। अब तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब पापा से हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे। पापा ने तो पहले ही बता दिया था कि कहीं बेटा तुम किसी चक्कर में ना फंस जाओ, मेरा भी पैसा डूब जाए। लेकिन सुजीत कहते कि नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है, ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वही खेल अब हो चुका था। अब बड़े गुस्से में थे सुजीत। जिस जगह पर बैठे थे वो अनजानी जगह थी उनके लिए। उसके आसपास में क्या है उनको कुछ भी मालूम नहीं था। और वो जगह थी शमशान की, कब्रिस्तान की। उनको मालूम बिल्कुल नहीं था। वो तो चापाकल था, हैंडपंप था या टूटी जो भी लगा था पानी का। आप वहां बैठ करके अपना दारू पी रहे थे, नशे में पूरी तरह से टुल्ल हो चुके थे। अब जैसे दारू अंदर गया, गुस्सा बाहर निकलने लगा। अब बड़बड़ाने लगे गुस्से में कि तेरे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को ना मिले। जो भी भड़ास था दिल के अंदर में सब अपने दोस्त को निकालने लगे गुस्से में। कभी रोने लगते और कभी हंसने लगते, जैसे लगा कि वो पागल हो चुके हैं। लेकिन उनकी रोने की, हंसने की आवाज, बड़बड़ाने की आवाज, गुस्से की आवाज कोई वहां पर सुन रहा था, जो सुजीत उसको देख नहीं पा रहे थे। वो थी एक आत्मा। अब शमशान है और कब्रिस्तान है तो वहां तो जिंदा लोग तो रात के टाइम क्या करेंगे, वहां मरे हुए लोग मिलेंगे, आत्मा ही तो मिलेंगे वहां पर। अब एक औरत की आत्मा अब उनकी सब हरकत पर अब नोट कर रही थी, देख रही थी कि ये बच्चा इंसान, ये इसको क्या हो गया है, क्यों तड़प रहा है, क्यों इतने गुस्से में है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गालियां दे रहा है, क्या हुआ है। बिना देखे हुए अनजानी शक्ति अब सुजीत के पास पहुंच गई थी। सुजीत की मन की बात सब कुछ जान लिया। और तब वो एक औरत के रूप में अब आ चुकी थी, घूंघट काढ़े हुए, अपना चेहरा ढके हुए सुजीत के पास आकर के खड़ी हो गई और सुजीत को देखे कहने लगी, नौजवान
ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? सुजीत गुस्से में थे। कहने लगे तुम अपना रास्ता देखो, मैं बहुत गुस्से में हूं, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तुम औरत जात हो इसलिए तुम निकल जाओ। मेरे दोस्त ने मुझे तबाह करके रखा है। अब वो आत्मा जो थी वो तो सारा खेल समझ चुकी थी। अब वो कहने लगी देखो, तुम्हारे गुस्सा होने से तुम्हारा पैसा तो मिलने से रहा, ना दारू पीने से पैसा मिलेगा। इसके लिए तुम्हें दिमाग ही तो लगाना पड़ेगा। अब सुजीत उस औरत को कहने लगे देखो, एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब हुआ पड़ा है, अब तुम मुझे अब छेड़ने की कोशिश मत करो, तुम अपने रास्ते निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन औरत कहने लगी कि देखो, तुम अपनी बात को मुझसे शेयर करो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अपने मुंह से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सुजीत पहले उसको औरत को कहने लगे कि जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जब बार बार वही बात औरत कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं अगर तुम मुझे अपना दुख दर्द तुम्हें बताओगे तब सुजीत काफी देर जब डांट चुके थे, उस औरत को जानने को तैयार नहीं थी, और तब कहने लगे देख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम क्या कर लोगी। अब सुजीत अपना दुख दर्द जो भी था शुरू से अंत तक सब बताती है। वो आत्मा तो पहले से जान चुकी थी, मन की बात पढ़ चुकी थी। अब कहने लगी देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारा पैसा डूब चुका। अब तुम्हारे जो पिताजी हैं अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? तुम अपनी बहन की शादी कैसे करोगे? अब सुजीत कहने लगी यही तो मुझे चिंता है। अगर मेरी बहन की शादी ना होती तो साल 2 साल मैं कहीं चला जाता, कमा लेता, पैसा इकट्ठा करके, और तभी मैं घर लौटता ताकि पिताजी को पैसा दे देता। लेकिन अब शादी नजदीक आ रही है, अब पैसे की जरूरत है, अब मैं इसीलिए बहुत बेचैन हुआ पड़ा हूं। औरत कहने लगी देखो, मैं इस पैसे को वापस करवा सकती हूं, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। अब हैरानी से सुजीत उस औरत की तरफ देखने लगे कि भाई, घूंघट काढ़ी हुई देहाती सी औरत, आइए मेरी मदद क्या करेगी? वो तो चीटिंग बाज है, पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है जो मुझे बेवकूफ बना दिया। इस औरत को काबू में कैसे आएगा? तब वो औरत कहने लगी कि अगर तुम मेरी शर्त को मानते हो तो मैं तुम्हारा पैसा दिलवा सकती, ये मेरा वचन है। अब सुजीत कहने लगे कि कौन सी शर्त है? मैं सारे शर्त मानने को तैयार हूं, बस मुझे पैसा मेरा मिलना चाहिए। नशे में तो थे ही, अब पूरा शर्त उन्होंने मान लिया, कबूल कर लिया। औरत कहने लगी कि तुम अब मेरी शर्त मान गए हो ना, अब तुमने शर्त पूछा नहीं क्या है? तब वो सुजीत कहने लगे कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए मैं देने के तैयार हूं, बशर्ते मेरी जो जमा पूंजी है मुझे वापस मिलना चाहिए। अब जो औरत घूंघट काढ़ी थी और कहने लगी कि बस आप तुम अपने घर जाओ, निश्चित होके जाओ, जो कुछ करना है मैं करूंगी, और देखना हफ्ते के अंदर में सारा पैसा तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पर लेके आएगा, ये मेरा वादा है। हाँ, मुझे भूल मत जाना। मैंने जो आपको शर्त बताई है, कम से कम वो तो सुन लेते। अब हैरानी से सुजीत उस औरत की तरफ देखने लगे, कहने लगे अरे आपका, मैं बोला ना सब शर्त मंजूर है, मुझे पैसा दिलवा दो ताकि मैं अपने पिताजी को दे आऊं, मेरी बहन की शादी अब धूमधाम से हो जाए। जो आप कहोगी वो शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन पहले पैसा दिलवाओ, बाद में अपनी शर्तें बताना। अब एक तरह से सुजीत को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये घूंघट वाली औरत, और जैसे क्या कर लेगी हमारे दोस्त से पैसा, वो दोस्त मिलेगा कहां पर? कई तरह के मन में शंका थी उनकी कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही बोल रही है। लेकिन उस औरत ने कहा कि हां, अब तुम निश्चित होकर के अपने घर जाओ, हफ्ते के अंदर में अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास खुद चल के जाएगा, जाओ आप। सुजीत हैरान थे कि ये औरत क्या कह रही है, लेकिन औरत कहने लगी अब यहां पर देर मत करो,
और नहीं तो तुम किसी और जंजाल में फंस जाओगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये इलाका ठीक नहीं है। इसके बाद जबरदस्ती वो औरत क्या नाम है, सुजीत को अब अपने घर की तरफ भेज दिया। अब सुजीत अपने घर आ चुके थे, नशे में तो थे ही, आते ही सो गए। सुबह उठे रोज की तरह, घर के बाहर निकलना नहीं था कि कहीं कर्जे वालों ने देख लिया तो और मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जब सुबह उठे ना तो जैसे लगा कि कोई सपना देखे हम। लेकिन तब उनको ध्यान आने लगा कि अरे नशे में था मैं उस जगह पर, और एक औरत मिली थी घूंघट वाली, और वो मुझसे बोली है कि सारा पैसा मैं दिलवा दूंगी, 1 हफ्ते के अंदर पैसा आ जाएगा, अब आप घर पे जाओ। और उसने कुछ कंडीशन भी बताई थी। तो कौन हो सकती है? नशे में थे, भूल चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जब याद करने लगे तो सारा सीन उनको याद आ गया। अब इसके बाद सोचने लगे, विचारने लगे, लेकिन अभी तक उनके पास कुछ भी पैसा नहीं आया था। दोस्त तक पता नहीं था कि कहां पर है, पैसा तो दूर की बात है। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन उनकी फोन की घंटी अब बज गई। एक बार तो डर ही गए कि कोई मांगने वाले का तो नहीं है फोन, क्योंकि सारे फोन नंबर जो था वो सब कुछ सेव था, जो भी कर्जे जिसको देना था। एक तरह से उनको इग्नोर ही करते थे, उठाते नहीं थे। लेकिन ये नया नंबर था। डरते डरते अब एक बार तो फोन उठाए नहीं कि कहीं कर्जे वाले का फोन होगा, नया नंबर से कर रहा होगा। कई बार उनके साथ ऐसा हो चुका था। लेकिन जब फोन लगातार बजने लगा, लगातार, तब डरते डरते वो फोन उठाए। आज जैसे ही फोन उठाए वो आवाज सुन करके हिल गए। वो आवाज उनके दोस्त की थी। आज दोस्त कह रहे, अरे सुजीत, सुजीत तुम कहां पर हो? अब सुजीत हैरान थे कि दोस्तों इसका नंबर अलग था, नंबर बदला हुआ है, और ये है कहां पर? वो परेशान था, ऐसे परेशानी में लग रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि सुजीत तुम हो कहां पर? सुजीत अब गुस्से में तो थे, पूछने लगे तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त, मैं तो तुम पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन तूने तो मेरे साथ में गद्दारी किया। सुजीत अपनी मन की भड़ास अपने दोस्त पर फोन पर निकालने लगे। और उधर जो उनका दोस्त था अब बिल्कुल शांत था, और कह रहा था कि सुजीत मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तब सुजीत कहने लगे, हाँ सुनाओ, अब क्या बाकी रह गया है? तब कहने लगा कि सुजीत मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास में, और तुम्हारा 1-1 रुपया जो भी हिसाब बनता है मैं लौटा दूंगा, और लेके आ रहा हूं, क्या तुम अपने घर पे हो? सुजीत एकदम हैरान थे। वो लगा कि ये क्या चमत्कार हो गया भाई, जो पैसा उनका डूबा हुआ था और उनके घर चल करके आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब वो खुश हो गए, बोले हाँ मैं घर पर ही हूं, आ जाओ। फोन कट गया। सुजीत बड़े परेशान थे कि इस चमत्कार कैसे हो गया, कौन सा जादू चल गया भाई? जो इंसान मिलकर के राजी नहीं था, अपना घर तक बेच दिया, फोन नंबर बदल दिया, मुझसे झूठ बोला कि मैं विदेश जा रहा हूं, और वो इंसान अचानक क्या हो गया उसको? वो कह रहा है कि जो भी हिसाब बनता है मैं तुम्हें 1-1 रुपया देने के लिए आ रहा हूं। अब तो सुजीत को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या पता वो दोस्त आए कि ना आए। अब अपने आप पर विश्वास भी करना मुश्किल था। जिस पैसे के लिए वो तरस गए थे, पापा फोन पर फोन करके अब पैसे मांग रहे थे, वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे, और वही पैसा जब मिल रहा है, आ रहा है, तो खुशी होना तो लाजमी था। आराम से घर के अंदर बैठे और अपने दोस्त की आने की तैयारी कर रहे थे, और वास्तव में 1 घंटे के बाद दोस्त अपनी कार से अब उनके घर पहुंचा। दरवाजा दस्तक दिया। अब जाकर के सुजीत खोले, अपने हाथ में बड़ा सा थैला लिए हुए था, और आते ही थैला अपने दोस्त को पकड़ा दिया घर के अंदर में आकर के,
और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा अपने दोस्त से कि दोस्त मुझे माफ कर दो, ये देखो तुम्हारा सारा एक एक रुपया का हिसाब है, इसमें सारा हमने क्लियर कर दिया है, सारा जो भी नकदी है इसमें है, इसमें लेबरों की तनख्वाह भी है और फैक्ट्री का रेंट वो भी है, माल वाले का पैसा भी है, और तुम चाहो तो नए सिरे से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी कमाई का पैसा है वो भी इसमें भरा पड़ा है। अब तुम अपने पापा का पैसा भी वापस कर सकते हो और दोबारा से अपने काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। मैं तो गद्दार हूं, वास्तव में तुम्हारे साथ मैंने धोखा किया था। मैं सोचा था तुम्हारा पैसा मार लूंगा, लेकिन मैं मार नहीं पाया दोस्त, मुझे माफ कर दो। आप हैरान थे सुजीत कि आखिर इस दोस्त का दिल के हालात क्यों बदल गया, क्या हो गया इसके साथ में। पैसा तो उन्होंने संभाल करके रख लिया और दोस्त को कहने लगे कि ये बताओ तुम्हारा दिल कैसे बदल गया, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तुम तो मुझसे बात करने में डरते थे, ना मुझे आज तक फोन किया, ना बताया कि तुम कहां हो, अपना घर तक भेज दिया किसी अनजान लोग को। तो हुआ क्या तुम्हारे साथ में। तब जो उनके दोस्त थे बताने लगे कि देखो सुजीत भाई, मैं तो समझ लिया था कि मैं पैसा तुम्हारा मार चुका हूं, अब अमीर बन चुका हूं, अब मुझे दूसरा काम कर लेना चाहिए, तुम्हारे साथ तो मिलना ही बेकार था। अब मैं नए काम का अब शुरुआत कर रहा था। मैं एक लड़की से प्यार भी करता था और हम जल्दी शादी करने वाले थे, और एक रात मैं अपने घर के अंदर सोया हुआ था दरवाजा बंद करके, और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो रात के टाइम आया करती थी। अब मैं जाकर दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खुला तो बाहर कोई था ही नहीं। मैं समझा कि मेरी गर्लफ्रेंड मजाक कर रही है, कि कई बार ऐसा करती थी, छिप जाती थी आसपास में। अब लेकिन जब मैं पूरा ढूंढ लिया, वहां कोई था नहीं, तो मुझे निराशा हाथ लगी। मैं अपने गर्लफ्रेंड को फोन किया, फोन उसका नहीं लग रहा था। फिर मैं दरवाजा बंद कर लिया, कमरे में आकर के लेट गया अपने बिस्तर पर। और इसके बाद मुझे फिर दरवाजे पर किसी की आने की, अब अंदर साइड में, जैसे कोई दरवाजे से चल करके अब मेरे बेडरूम तक आ रहा हो। मैं हैरान था, मैं सोचने लगा कि मेरी शायद प्रेमिका अंदर आ चुकी थी। जब मैं इधर उधर घूम रहा था ना, ढूंढ रहा था, और तभी वो अंदर आ गई थी। मुझे यही लगा। मैं भी चादर ओढ़ करके आप सोने की एक्टिंग करने लगा कि जैसे आएगी मैं अपने आप को सोता हुआ पाऊंगा, वो भी देखेगी अरे सो क्या है, इसको परवाह ही नहीं है। और ऐसा ही मैंने किया था। और तब तक आवाज, चलने की आवाज हमारे बेड तक आई, और इसके बाद आवाज रुक गई। मैं तो अपनी आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब पलंग पर कोई आया ना, तो एक बदबू सी आई, सड़ी हुई बदबू, जैसे कहीं पर मांस काफी दिन से सड़ा हुआ हो और सड़ रहा हो बुरी तरह से। अब बदबू स्मेल आने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि हमारी प्रेमिका आती है तो परफ्यूम लगा के आती है, खुशबू हर घर में फैल जाता है, लेकिन यहां तो बदबू आना शुरू हो गया। अब मैं हैरानी से अपना चादर उठाया और आंखें खोला, तो मेरी तो आंखें एकदम देख करके कांप गई, बड़ी बड़ी हो गई, डर गई। मैं देखता ही रह गया कि आखिर ये है कौन। मैं देख रहा हूं कि एक भयानक चेहरे वाली औरत अब मेरे बिस्तर पर बैठी हुई है, अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही है। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। औरत मुझे घूर रही है और मैं डरा हुआ हूं, कांप रहा हूं। कई बार तो लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, सपने के अंदर मैं किसी आत्मा को देख रहा हूं, किसी चुड़ैल को देख रहा हूं। लेकिन जब मैं चिकोटी अपने आप को काट करके देखा, अरे नहीं, ये तो रियल है, तो मैं और डर चुका। और वो औरत मुझे लगातार घूरती जा रही थी। अब फिर अचानक वो बोलने लगी भारी आवाज में, कहने लगी अपने दोस्त को तूने कितना धोखा दिया है। अब चौंकने की बारी मेरी थी मेरे दोस्त,
कि मेरे दोस्त को कैसे जानती है। तब वो कहने लगी कि तुम छोड़ो, जो तूने पैसा अपने दोस्त को मारा है शुरू से लेके अब तक, सारा पैसा उसको तुम वापस कर दो, हाँ नहीं तो तुम इसी बिस्तर पर सड़ जाओगे। जैसे मेरे शरीर से सड़न आ रही है ना, वैसे ही सड़न तुम्हारे बिस्तर से उठेगी। कोई दरवाजा भी खोलने नहीं आएगा, उसको मालूम भी नहीं होगा कि तुम अंदर सड़ सड़ करके और तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ गए। अब मैं तो पूरी तरह से घबरा गया, डर गया। वो आत्मा मेरे सामने बैठी हुई अब मुझे धमकी दिए जा रही थी। आखिरकार मैं इतना डर चुका, अब मैं कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने दोस्त को सारा पैसा दे दूंगा, आप मेरी जान बख्श दीजिए। फिर औरत बोली कि मैं तुम्हें एक दिन की, एक रात की टाइम देती हूं। अगर तुम अगले दिन तक अगर तुम पैसा वापस नहीं करते हो तो सोच लो कि तुम्हारी अब क्या हाल होगा। और उसके बाद वो औरत उठी। जो सड़ी हुई बदबू थी मेरे कमरे में फैली हुई थी। मैं तो बेहद डरा हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन औरत अपने कहे हुए वादे के अनुसार मेरे घर से निकल गई। इसके बाद घंटों तक वो बदबू हमारे घर में रही और मैं तो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। मैं अपने जो जानने वाले लोग थे और मैं पूछा आत्मा के बारे में, तब वो कहने लगे हाँ, अगर आत्मा चाहे तो तुम्हें मार सकती है, तुम्हें खत्म कर सकती है। और तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, वो आत्मा जो कह के गई है वो पूरा भी कर सकती है। अब मैं तो बिल्कुल डर गया था। ये तुम्हारा पैसा है, अब तुम मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं दिल से माफी मांगता हूं। अगर तुम उस आत्मा को जानते हो तो उसको तुम बोल दो कि हमारा पैसा अब मिल चुका है, अब मेरी जान को बख्श दे। अब सुजीत खुद हैरान थे। वो तो एक तरह से मजाक समझ रहे थे जो रात में उनके साथ हुआ था। वो तो बस जानते थे कि नशे में कुछ बोला था और वो घूंघट वाली औरत अब क्या कर लेगी। लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो गई तो खुद हैरान थे। खैर, पैसा तो अब आ चुका था। अब इसके बाद दोस्त भी अब माफी मांग के, कई बार माफी मांग करके चला गया। अब उस घर में अकेले थे, सब कुछ सही था, खुश थे वे कि तो सारा पैसा आ चुका है। मैं अपने पापा को पैसा दे करके अब मैं अपना काम अब अकेले ही कर सकता हूं, इतना पैसा मेरे पास आ चुका है। अब प्लान बना रहे थे कि अब मुझे क्या करना है। अब किसी को पार्टनर तो बिल्कुल नहीं बनाना है। अब आधी रात हो चुकी थी और अपने खुश थे। एक आध पैग और लगा करके आज जो पैसा कौड़ी था अब सही अपने जहां रखना चाहिए थे सही स्थान पर रख दिए। अब बिस्तर पर आकर के लेट गए। अब सुजीत की आंख लग चुकी थी। नशे में तो थे ही, एक आध पैग पीने के बाद वैसे भी आंख उनकी भारी भारी हो रही थी। अब कब सो गए उनको पता भी नहीं चला। जब उनको कुछ एहसास हुआ ना, तब अपनी आंखें खोली तो क्या देख रहे हैं कि एक सुंदर सी औरत उनके बगल में लेटी हुई है, बाहें उनके गले में डाल करके। अब वो तो चीख पड़े थे देख करके, अरे ये औरत कहां से आई। चीख कर उठ कर बैठ गए और तब वो औरत भी उठ कर बैठ गई। अब घूर घूर करके सुजीत की तरफ देख रही है। अब सुजीत बिल्कुल डरे हुए पूछ रहे, भाई तुम कौन हो, इस घर में तुम कैसे आ गई, दरवाजा खिड़की तो सब बंद था, तो तुम किस रास्ते से आई हो, और तुम मेरे बिस्तर पे कर क्या रही हो। अब वो जो औरत थी, खूबसूरत औरत, सुजीत की आंखों में देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, तुम मुझे भूल गए। आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी। अब चौंक गए सुजीत की आवाज तो कहीं सुनी सुनाई लग रही है। तब वो औरत कहने लगी, लग रहा है तुम बुरी तरह से मुझे भूल चुके हो। याद करो उस रात को जब तुम रो रहे थे, बिलख रहे थे, याद आया तुम कुछ। अब सुजीत को अब याद आने लगा, ये तो
घूंघट वाली औरत है। वो तो अलग थी, जाहिल सी देहाती औरत की तरह लग रही है। ये तो बढ़िया कपड़ा पहने हुए शहरी लग रही है, और ना तो घूंघट है, देखने में सुंदर है, आंखें बड़ी बड़ी। ये मामला क्या है भाई? अब वो पूछ बैठे सुजीत कि आवाज तो मैं पहचान गया, लेकिन जिस औरत से मैं मिला था वो तो देहाती टाइप की थी, और आप तो अलग हो, लेकिन आप हो कौन? अब औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि मैं तुम्हारा पैसा घर तक पहुंचवा दूंगी। पैसा पहुंच गया ना। अब मेरी शर्त है जो तुम पहले ही हां कर चुके हो। अब सुजीत चौंके कि भाई कैसा शर्त? अब कहने लगी कि तुम शर्त के बारे में पूछे हो। मैं तो पूछ रही थी ना कि हाँ पहले शर्त जान तो लो, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे पैसा मिल जाए, इसके बाद सारी शर्त मंजूर है। तो मैं अपने शर्त के अनुसार तुम्हारे घर में आ गई हूं रहने के लिए, तुम्हारे साथ। आप जो सुजीत की जो आंखें थी एकदम डर गई। अल्लाह, अब ऐसा लगा कि सारे शरीर में पसीना निकलना शुरू हो गया। ये आखिर ये औरत है कौन भाई? अभी तक सुजीत जो थे जान नहीं पाए थे कि कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। तब वो औरत कहने लगी, मैं वही देहातिन से देखने वाली औरत हूं, और मैं अब तुम्हारे घर में रहने आई हूं। अब तुम्हें ना चाहते हुए मुझे रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन शर्त वही है कि रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। अब तुम अपने शर्त से मुकर नहीं सकते। अब सुजीत बेहद डर चुके थे, पूछने लगे कि आखिर आप हो कौन? तब वो जो आत्मा थी एक सुंदर रूप में, वो कहने लगी कि आप पूछ के क्या करोगे? मैं एक औरत हूं, तुम्हारे सामने बैठी हूं, मुझे छू करके देखो, महसूस करके देखो, मैं हूं ना एक औरत। देखो, हाथ पकड़ करके अपना हाथ एक तरह से टच कराने लगी। तब सुजीत डर चुके थे। अब मन में संदेह तो अब हो चुका था कि ये कोई साधारण औरत तो हो नहीं सकती, जरूर कोई प्रेत आत्मा है, कोई भूतनी है, या कोई आत्मा है। अब सुजीत बेहद घबरा गए थे, लेकिन वो औरत कह रही थी कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बस जो मेरी शर्त है और उसको पूरा करो, तुम भी खुश, मैं भी खुश। और उसके बाद कमरे की लाइट अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। और इसके बाद अब जो सुजीत थे, अब उनको याद भी नहीं कि रात में उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल अपना होश खो बैठे थे। सुबह उठे तो उस घर में कोई था ही नहीं, औरत नाम की चीज नहीं थी। पूरा घर का कोना कोना छान मारे, किचन से लेकर के बाथरूम तक, और जो दरवाजा था सब कुछ बंद मिला अंदर से, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। अब तो सुजीत आप समझ चुके थे कि अब उनके घर में कोई आत्मा आ चुकी है, और इसमें मेरा ही हाथ है। अगर मैं उस रात शर्त सुन लेता, मैं जान लेता कि उसके दिल में क्या है, क्या वो चाहती है, तो मैं शायद मना भी कर सकता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। सुजीत अब बिल्कुल डर चुके थे उस आत्मा की वजह से। आप बताएं भी तो किससे बताएं? उस आत्मा ने उनको उस रात बताया था कि ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए, किसी तीसरे को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तुमने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ में रहती हूं, तो सोच लो तुम्हारे साथ में क्या कर सकती हूं। आप तो जो सुजीत थे बेहद डर चुके थे और जान गए थे कि आपने खुद जानबूझ करके अब पंखा ले लिया है, अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसका अगला भाग मैं कल आपको लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी तो जाइए, उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डरावनी कहानियाँ भरी पड़ी है।
तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर हम मिलते हैं कल इसी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।